सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है ना। किसानों के लिए कुछ भी अनाप शनाप ये लोग बोलते रहते हैं। यह बात अलग है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि सिखों के राष्ट्रवाद पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि किसानों के बारे में अब शब्द या सिखों के बारे में अब शब्द नहीं कहे जा सकते। मगर आपके अपने नेता, आपके अपने मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कहा है दोस्तों किसानों के बारे में, वो उस पर विश्वास तक नहीं किया जा सकता है। बकौल जेपी दलाल, जो 200 किसान मर गए हैं वो तो वैसे भी मर जाते। यानी कि संवेदनाएं जतलाने के बजाय इस तरह का बयान देना, इस तरह से किसानों की तौहीन करना, मेरे पास शब्द नहीं है। पहले मैं चाहूंगा कि आप उनका ये 1 मिनट का बयान सुने, वो क्या कह रहे हैं, और फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। सुनिए जेपी दलाल को। 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या कहना ना है? मेरी बात सुन लो। आप ये 1-2 लाख में से 200 6 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐਵੇਂ ही मर गए। मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन में आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार। मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नागरिक के तौर पे कुछ संवेदनाएं नागरिक का जहां तक मुद्दा है, 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक है। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात एक्सीडेंट में नहीं मरे नहीं है, ये भी एक घर में स्वेच्छा से मरे। कुछ तो स्वेच्छा से मरे। स्वेच्छा से मर हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं तो प्रकट की जा सकती है। संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए हैं क्या प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। सुना आपने कि ये तो वैसे भी मर जाते हैं। इनमें से कई ऐसे किसान थे दोस्तों जो ठंड में ठिठुर कर मर गए, जिन्हें हाइपोथर्मिया हुआ था। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड ठंड पड़ रही थी, रात में 1 डिग्री तापमान था। और ये जो किसान थे वो सिंघू, गाजीपुर, शाहजहांपुर तमाम जगहों पर मौजूद थे। वहां पर इन किसानों की मौत हुई है। इनमें से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि इस मुद्दे को लेकर वो निहायत ही सेंसिटिव थे। और हरियाणा के कृषि मंत्री इस तरह का शर्मनाक बयान देते हैं, इनको शर्म तक नहीं आती। ये भूल गए कि इनके अपने प्रधानमंत्री ने, हमारे अपने प्रधानमंत्री ने या हमारे अपने रक्षा मंत्री ने किसानों के बारे में, सिखों के बारे में क्या कहा था। सारी हदों को पार कर रही है बीजेपी अपने अहंकार के चलते दोस्तों। बाकी निशब्द हूं जिस तरह के बयानात यहां पर जेपी दलाल ने दिए हैं। यह उस राज्य के कृषि मंत्री हैं जहां से किसान बड़ी तादाद में सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर का रुख करके वहां पर आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए। इनमें इतना अहंकार आ कहां से जाता है? क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है? इनमें इतना अहंकार आ कैसे जाता है? वो इसलिए आ जाता है दोस्तों क्योंकि वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि जब वोट की बारी आएगी तो ये देश की जनता को, राज्य की जनता को हिंदू मुस्लिम राजनीति का धतूरा चटाकर बाकी तमाम चीजों को भुला देंगे। यही किसान जिनकी तौहीन जेपी दलाल ने की है, जब चुनाव आएंगे तो वो भूल जाएंगे कि किस तरह से उनकी अस्मिता पर वार शख्स ने किया था, या बीजेपी ने किया था, या बीजेपी के नेताओं ने बार बार किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब क्या हुआ था, अगर आप भूल गए हो। किसान सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंचा था और खालिस्तान थ्योरी जोड़ दी गई थी, नंबर 1। नंबर 2, रविशंकर प्रसाद, याद है क्या बयान दिया था उन्होंने? टुकड़े टुकड़े गैंग जुड़ गए हैं इनके साथ। पीयूष गोयल जो कि वार्ता में शामिल है, आपको याद है उन्होंने क्या कहा था कि इनके साथ अर्बन नक्सल जुड़ गए और अगर उनकी गिरफ्त से वो वापस बाहर आ जाएंगे तो वो कृषि कानून की खूबसूरती को देख पाएंगे।
एक एक करके एक एक नेता, एक एक मंत्री ने किसान को बदनाम करने का प्रयास किया और फिर बाद में ये लोग ढोंग रचते हैं कि हमें किसान को बदनाम नहीं करना चाहिए, हमारा अन्नदाता है। तुमने उसी अन्नदाता को बार बार बदनाम किया है। क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि तुम ये चाहते हो कि वो अन्नदाता जो है तुम्हारे सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़े खड़ा रहे। वो अगर अपने आंदोलन के लिए प्रदर्शन करता है तो वो तुम्हें मंजूर नहीं है। तुम्हें ये बात मंजूर है कि वो अपने मुंह पर मरे हुए चूहे लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन करे या मलमूत्र पिए अपने दर्द को जतलाने के लिए, जैसा कि तमिलनाडु के किसानों ने किया था जंतर मंतर में। मगर जब किसान अपनी आवाज को बुलंद करने आता है तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ बर्ताव करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में इस तरह से किसानों को बदनाम नहीं किया गया, इस तरह से किसानों पर हमला नहीं किया गया है। यह तमाम हदों को पार करने वाला बयान है। और यह वो शख्स है जो कोई छुटभैया नेता नहीं है, वो एक राज्य का कृषि मंत्री है। कृषि मंत्री यानी कि वो मंत्री जिसका सीधा नाता किसानों के साथ है। वो कह रहा है कि अरे ये 200 किसान तो यहां पर भी मर जाते। वाकई दोस्तों, चाहे किसान हो या जवान हो, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 14 फरवरी भी है। याद है आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 से 44 जवान शहीद हो गए थे। उनकी गाड़ियां जा रही थी जिनमें जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, उनके पास हथियार भी सलीके से नहीं थे और एक सुसाइड बॉम्बर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। मगर वो हमला सामान्य नहीं था। उस हमले से पहले 1 नहीं 2 नहीं 3 बार इंटेलिजेंस वार्निंग मिली थी। उस वक्त देश के सेना प्रमुख बिपिन रावत से संसद में पत्रकारों ने पूछा था कि बिपिन रावत साहब, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बड़ा हमला हो सकता है कश्मीर में, उसके लिए बिपिन रावत ने कहा था हम तैयार हैं। सीआईडी ने बाकायदा रिपोर्ट भेजी थी, अर्धसैनिक बलों को एक बड़ा हमला हो सकता था, फिर भी यह हमला हुआ। और उसके बाद 2 चीजें होती हैं जिसमें कटघरे में हमारे राजनेता और हमारी मीडिया है। यह शख्स जानते हैं ना, अर्नब गोस्वामी। मुंबई पुलिस ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, इस आदमी ने जानते हैं क्या कहा था इसमें? जिस दिन पुलवामा हमला हुआ शाम को जब इसकी बात होती है बार्क के सीईओ पार्थो दासगुप्ता से, तो यह कहता है कि हम जीत गए, बिल्कुल, वी वॉन इट लाइक क्रेजी। जबकि उस वक्त बालाकोट वाला हमला भी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसे लग रहा था कि जब पुलवामा में हमला हुआ था और हमने जिस तरह से उसको कवर किया था, हमें छप्पर फाड़ टीआरपी मिली थी। ये वो पत्रकार हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर जो लोग सरकार से सवाल करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ एक भीड़ खड़ी करते हैं। ये वो पत्रकार हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर आपको मूर्ख बनाते हैं। जी हां, यही शख्स, इसने कथित तौर पर उस व्हाट्सएप चैट में कहा था वी वॉन इट लाइक क्रेजी, हम जीत गए। इस तरह से इन्होंने सैनिकों की शहादत का अपमान किया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था? याद है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अपील की थी? अगर भूल गए हो तो फिर से याद कीजिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? वाकई दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं रह जाते हैं। आज मैंने आपके पास 2 मुद्दे उठाए, किसान और जवान। ये वो देश है जो जय जवान जय किसान का ढोंग रचता है। मगर किसान की क्या हालत है, जवान की क्या हालत है, वो मैं आपको बतला चुका हूं। बावजूद इसके दोस्तों, पुलवामा के बावजूद एक देविंदर सिंह 2 आतंकवादियों को लेकर दिल्ली का रुख कर रहा था। उस देविंदर सिंह का क्या हुआ बताइए? क्या हुआ? और जब वो देविंदर सिंह पकड़ा गया था तो बीबीसी की खबर के मुताबिक उसने, जो पकड़ने वाला अधिकारी है, उससे कहा था सर ये बड़ा खेल है, बिगड़ जाएगा। ये 2 आतंकवादियों को लेकर क्यों दिल्ली जा रहा था? क्योंकि यही देविंदर सिंह था जब पार्लियामेंट में हमला हुआ था, जब उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त इसी ने कथित तौर पर आतंकवादियों को पहुंचाया था दिल्ली। मोहम्मद नाम के एक आतंकवादी को दिल्ली पहुंचाया था। यह वही देविंदर सिंह है जब विदेशों से राजनेता आए थे और उन्होंने धारा 370 हटने के बाद कश्मीर का दौरा किया था, यह बंदा वहां मौजूद था। यही देविंदर सिंह
महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी फोटो खिंचवाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हम एक ढोंग रचते हैं अपने जवान के नाम पर, अपने किसान के नाम पर, और मैं आपको बतला रहा हूं क्या हो रहा है। कुछ दिनों पहले मुझे याद है राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो के अंदर कुछ जवान एक ट्रक के अंदर बैठे हुए थे और वो लोग शिकायत कर रहे थे कि देखो, हम जिस बस में, जिस ट्रक में जा रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ नहीं है, मगर हमारा जो कमांडेंट जिस गाड़ी में जा रहा है वो बुलेट प्रूफ है। और वो लोग इस बात से लेकर बहुत नाराज थे। मीडिया कभी इनका मुद्दा नहीं उठाएगा। मीडिया क्या करता है, जैसे अर्नब गोस्वामी कर रहा था, उनकी शहादत पर टीआरपी बटोरने का काम करता है। और हमारे राजनेता क्या करते हैं, उसी पुलवामा का नाम लेकर वो लोग राजनीति करते हैं और फिर सत्ता में दोबारा चुनकर आते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसी तरह से यह किसान आंदोलन, मैं नहीं जानता हूं इसका क्या भविष्य है। मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा आशावादी नहीं हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल रहा है इस किसान के लिए दोस्तों। एक ये बहुत ही चमत्कार होगा अगर इसके बाद किसान अपनी बात इस सरकार से मनवा सकता है, क्योंकि जो अहंकार में दिखाई दे रहा है सरकार के रवैये में, जो बयान आपने सुना जेपी दलाल का, इसके बाद मैं नहीं समझ पा रहा हूं दोस्तों कि किसानों के पास क्या विकल्प हैं। और प्रधानमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि देखिए, ये किसान के कानून तो अब वापस होने नहीं वाले हैं। उनमें परिवर्तन हो सकते हैं मगर वापस नहीं होने वाले हैं। इसलिए किसानों का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको यह बतला रहा था कि यही किसान, उन्हें गाली देते हैं हमारे राजनेता, और फिर यही किसान बाद में जाके उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जब चुनाव आ जाता है तब आप एक भारतीय होने के नाते वोट नहीं करते हैं, तब आप एक हिंदू होने के नाते वोट करते हैं, तब आप एक ब्राह्मण होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते, SC ST होने के नाते, OBC होने के नाते आप वोट देते हैं। आपकी दिक्कत यह है, आप सरकार को कटघरे में रखना भूल गए हैं। यह है आपकी गलती, यह है जिससे आपका नुकसान भी हो रहा है। दोस्तों, इसी हफ्ते एक और खबर हुई। जब यह खबर सामने आई तो मैंने उस पर कोई शो नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि इस पर पुलिस पूरी प्रतिक्रिया दे। मुद्दा क्या था? भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता रिंकू शर्मा को बेरहमी से उसके अपने 4 दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया। और ये जो 4 दोस्त 4 मुसलमान थे। उसके बाद अचानक भारतीय जनता पार्टी इसमें कूद जाती है और यह प्रचार किया जाने लगता है कि रिंकू शर्मा की मौत दरअसल इसलिए हुई क्योंकि वो राम मंदिर का चंदा इकट्ठा करने जा रहा था, वो जय श्री राम बोल रहा था और इन 4 मुसलमानों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस का क्या बयान आया था उसी दिन, आपकी स्क्रीन पर। So far during investigations, it has surfaced that quarrel started during birthday party over shutting down of a restaurant. क्या कह रही है यहां दिल्ली पुलिस? कि झगड़ा शुरू हुआ क्योंकि एक रेस्टोरेंट बंद हो गया था। ये किसी और ने नहीं, हमारी अपनी दिल्ली पुलिस कह रही है। और इन चेहरों पर गौर कीजिए, संबित पात्रा, तेजिंदर बग्गा, कपिल मिश्रा, इनकी लगातार कोशिश थी कि किसी तरह से माहौल को भड़काया जाए। ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस का ये बयान आया था, आप इसमें अगर देख सकते हैं, ये बयान आया है 10:26 पर दोस्तों। और एबीपी न्यूज, जैसे कि आप देख सकते हैं, 10:38 पर यह खबर चलाता है जिसमें वो जय श्री राम के नारे का जिक्र करता है, जबकि दिल्ली पुलिस कह चुकी है कि रेस्टोरेंट पर इस झगड़े के पीछे बिजनेस का एंगल था। मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर परिवार यह कह रहा है कि राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठे करने के मामले को लेकर यह झगड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है इसकी जांच करनी चाहिए। पुलिस जांच कर भी रही है। मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। पुलिस ने कह दिया कि रिंकू शर्मा का परिवार या बीजेपी के नेता जो अपनी पुलिस को नहीं मानते हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि नहीं, इसके पीछे बिजनेस एंगल नहीं है, कुछ और है। हालांकि आपने एक बात पर गौर किया होगा, आज रविवार है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर बयान देना बंद कर दिया है, क्योंकि वो समझ गए थे 2 दिन मामले को सुलगाओ, लोगों में यह संदेश दो कि हिंदू खतरे में है। जैसे एक जमाने में
मुसलमानों के जो गुरु होते थे वो लोग मुसलमानों को संदेश देते कि मुसलमान खतरे में हैं, अब हिंदू को खतरे में डाला जा रहा है। तो इन्होंने 2 दिन तो बात की उस पर। आज मैं देख रहा हूं रविवार को कोई जो बीजेपी का नेता इस पे बात नहीं कर रहा है, और दिल्ली पुलिस अब भी अपनी उस थ्योरी पर लगी हुई है। मगर मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर परिवार कह रही है कि जांच करना है इस मुद्दे की, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए उस एंगल से, और दिल्ली पुलिस ने कहा भी है। मगर एक किसान नवरीत सिंह, पुलिस ये कहती है कि ट्रक पलट गया था, उसके चलते उसकी मौत हुई और उसे गोली नहीं लगी थी। गार्डियन में एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट पुलिस की इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखता। परिवार जो है वो लगातार मांग कर रहा है कि हम पुलिस की थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस मामले की जांच हो। वो अदालत का भी रुख कर रहे हैं। रिंकू शर्मा के हमें परिवार को हमें सुनना चाहिए, मगर उसी तरह से नवरीत के परिवार को भी तो सुनना चाहिए जब वो ये दावा कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है, वो नवरीत जो एक किसान है, उसका परिवार जब उनके शव को तिरंगे से लपेटकर उसका अंतिम संस्कार करता है तो पुलिस उन पर केस कर देती है। इस तरह से हम लोग अपने किसानों की बेइज्जती करते हैं। पुलिस केस कर देती है उनके परिवार के 2 सदस्यों पर, जबकि दादरी में जब अखलाक को मौत के घाट उतार दिया गया था और उनमें से एक आरोपी की मौत हो गई थी, तो उसका जब अंतिम संस्कार हुआ था उनके शव को भी तिरंगे से लपेटा गया था, और वहां मौजूद कोई और नहीं, पूर्व पर्यटन मंत्री और मौजूदा सांसद महेश शर्मा मौजूद थे। मैं यही तो आपसे जानना चाहता हूं, तुम लोग मेरे देश के किसान को, मेरे देश के जवान को इस तरह से जलील क्यों करते हो अपनी राजनीति के चलते? बताओ, क्या उस किसान की आवाज तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? क्या उस जवान की आवाज तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? वो जवान जिसकी सुरक्षा को लेकर, जिसे जो अभी भी जिन गाड़ियों में चल रहा है, वो अभी भी, अंग्रेजी में एक शब्द होता है सिटिंग डक, अभी भी आतंकवादी जो हैं थोड़ी सी प्लानिंग करके उसे निशाना बना सकते हैं। पुलवामा से आज तक कुछ नहीं बदला है, मगर सिर्फ पुलवामा के नाम पर राजनीति होती रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए जब ये देश जय जवान जय किसान कहता है ना, तो मुझे हंसी आती है। ये इससे बड़ा कोई ढोंग नहीं है दोस्तों। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।